सो इसी में आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। एक और बेसिक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर दो ब्लॉक रखे हुए हैं। M1 M2, ठीक है। इनको यहाँ पे रख के छोड़ दिया हमने, रिलीज्ड, इस इंक्लाइन प्लेन पर इनको रिलीज कर दिया है एक साथ, है ना। तो दोनों नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? यस सर। है ना। तो हमसे पूछा फाइंड नॉर्मल बिटवीन द ब्लॉक्स। फाइंड नॉर्मल बिटवीन द ब्लॉक्स, कितना नॉर्मल आएगा इनके बीच में ये बताना है। इसका आंसर 0 आएगा, नॉर्मल 0 रहेगा। मुझे बताओ, दोनों एक साथ नीचे जाएंगे, कितने एक्सेलरेशन से दोनों नीचे जाएंगे? बताओ मुझे, कितने एक्सेलरेशन से नीचे जाएंगे? हाँ, जी साइन थीटा। कल पढ़ाया था ना मैंने, जी साइन थीटा से नीचे जाएंगे। तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, मतलब दोनों की एवरी इंस्टेंट पर स्पीड भी सेम होगी, है ना। तो नॉर्मल कब आता है? जब आगे वाला जाने से रोके पीछे वाले को, तो पीछे वाला टकराएगा उसको। समझ में आया क्या? मतलब इसको आप पकड़ के रखो, आगे वाले को पकड़ के रखो, तो पीछे वाला तो नीचे जाना चाहता है जी साइन थीटा से। समझ में आया क्या? तो आगे वाले को आप पकड़ लोगे तो पीछे वाला उससे टकराएगा ना, ऐसे उस पर दम लगाएगा थोड़ा। समझ में आया क्या? तब नॉर्मल आएगा। हाँ, अब मुझे बताओ, पीछे वाला आगे वाले पे दम लगा पाएगा क्या? कोई पुशिंग कर पाएगा क्या? आगे वाला भी तो उसी रेट से आगे खिसक रहा है। तो नहीं जैसे सर, पीछे उसी वाला स्पीड से जा रहा है। हाँ, जैसे पीछे वाला उसको थोड़ा दबाने की ट्राई करेगा, आगे वाला वहां से हट जाएगा। समझ में आया क्या? क्योंकि दोनों साथ साथ नीचे जा रहे हैं ना। आया समझ में? हाँ, यस सर। यस सर। मान लो आप फ्री Yes, फॉल sir. कर रहे हो, आपके पैरों के नीचे वेइंग मशीन है, आप दोनों एक साथ फ्री फॉल कर रहे हो। वेइंग मशीन पे कोई रीडिंग आएगी क्या? आप वेइंग मशीन को कंप्रेस कर पाओगे क्या उसकी नहीं स्प्रिंग? सर। नहीं कर पाओगे ना, वहां पे भी नॉर्मल 0 हो जाएगा। बट जैसे ग्राउंड पर वेइंग मशीन पे आप खड़े हुए हो, तो आप उसको कंप्रेस कर रहे हो, वहां पे नॉर्मल 0 नहीं है, बट फ्री फॉल कर रहे हो नीचे, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन जी नीचे है। वेइंग मशीन का भी नीचे है और आपका भी नीचे है, दोनों सेम रेट से नीचे जा रहे हैं। अगर कोई वेइंग मशीन को पकड़ ले तो फिर आप ऊपर से उसको दबाओगे। समझ में आया क्या? यस सर। आया यस समझ सर। में? Yes, तो sir. इसमें इन दोनों के बीच में नॉर्मल कितना आएगा? कितना आएगा नॉर्मल? 0 आएगा। समझ में आया क्या? 0. हाँ, Yes. मैथमेटिकली भी प्रूफ करके बताऊं क्या, कि डायरेक्ट समझ गए? हाँ, सर मैथमेटिकली भी बताओ। एफपीडी बनाना है, Yes, सिंपल है sir. वो। वैसे आप हर चीज के लिए मुझ पर डिपेंडेंट मत हुआ करो, खुद से करने की भी आदत डालो। फिर भी मैं बता देता हूँ, एफबीडी बना के सॉल्व करना है, नॉर्मल निकालना है। एफबीडी बनाना मैंने आपको बताया है ना, जैसे M1 की एफबीडी बनाओ, M1 की, M1 पर इधर को कितना फोर्स लग रहा है, कंपोनेंट लेना मैंने ऑलरेडी बता दिया था, M1 जी साइन थीटा, याद है? यस सर। यस सर। है? और M1 पर नॉर्मल ऐसे इधर लग रहा होगा। समझ में आया? और इसका एक्सेलेरेशन नीचे कितना है? जी साइन थीटा। नीचे एक्सेलेरेशन कितना है इसका? ये मैंने बताया ना आपको कैसे निकालते हैं एक्सेलेरेशन, फ्री फॉल करते हैं। तो M2 की एफबीडी, मैं तो एफबीडी बना के दिखा रहा हूँ। M2 पे नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा, जो हालांकि 0 है, बट मान लो कि हम मान रहे हैं कि नॉर्मल 0 नहीं है, तो ऐसे ही लग रहा होगा। समझ में आया? और M2G, इसका मान से M2G साइन थीटा, ये फोर्स नीचे लग रहा होगा अलोंग द इंक्लाइन। भूल गए हो तो फिर से आ जाओ इस क्वेश्चन पे। कहाँ गया हो क्वेश्चन? ये वाला। ये M मास की ब्लॉक है, थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, तो वही एंगल ये आ जाता है, मैंने समझाया था आपको, क्योंकि ये वाला 90 माइनस थीटा होता है, ये थीटा होता है। समझ में आया?
तो mg का एक कंपोनेंट इधर अलोंग द इंक्लाइन लगता है mg sin थीटा और एक लगता है इधर mg cos थीटा। समझ में आया क्या? हाँ सर। Yes, sir. तो ये तो नॉर्मल के इक्वल हो जाता है। तो नॉर्मल तो वहां पूछा, ये वाला नॉर्मल नहीं पूछा है वहां पर। ये वाला नॉर्मल कौन सा था जो एच के साथ लग रहा है, वो थोड़ा ना पूछा है वहां पे। तो इसलिए मैंने ये दोनों फोर्स नहीं दिखाए वहां पे, मैं एक ही फोर्स दिखा रहा हूँ mg का, ये वाला। समझ में आया क्या? तो इसकी वजह से एक्सेलेरेशन आता है a sin थीटा। है समझ में? हाँ हाँ। यस सर। हाँ सर। तो और ये भी नीचे कितने से जा रहा है, g sin थीटा से। तो अगर इस पर मैं लिखूं तो मेरे हिसाब से m2g, क्योंकि नीचे जा रहा है तो ये फोर्स बड़ा होना चाहिए। समझ में आया क्या? तो नेट फोर्स कितना है इस पर? नेट फोर्स कितना है, m2g sin थीटा माइनस n ऊपर की तरफ लग रहा है ना, अलोंग द इंक्लाइन में बात कर रहा हूँ। फोर्स उसी तरफ लेते हैं जिस तरफ एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन इधर है ना, ऐसे, तो फोर्स भी इधर वाले या इधर वाले इसके अलोंग ही लेंगे हम। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. जैसे इस क्वेश्चन में फोर्स ऐसे लग रहा था, बट एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमने फोर्स कौन सा वाला लिया था, ये वाला। समझ में आया क्या? क्योंकि एक्सेलरेशन इधर था, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उसी डायरेक्शन वाला फोर्स लेते हैं। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, तो हमने sir. ये वाला लिया था, याद है? ये डायरेक्ट 10/5 क्यों नहीं किया था? क्योंकि कौन से फोर्स से एक्सेलरेशन आता है, ये वाले से आया था। इससे कोई एक्सेलरेशन आया क्या? नहीं आया। वैसे ही यहाँ पर इस वाले में एक्सेलरेशन कौन से कंपोनेंट की वजह से आएगा, इससे आएगा। इससे थोड़ा ना कोई एक्सेलरेशन आएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा तो यही तो फोर्स लेके जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. सर। इसलिए हमने एक्सेलरेशन निकालने के लिए ये दिस अपॉन मास किया था, तो जी साइन थीटा आया था। समझ में आया क्या? हाँ आया समझ में? Yes, sir. अब देखो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, m2g sin थीटा माइनस n इक्वल टू m इंटू a कितना है, g sin थीटा। a की जगह लिख दूं g sin थीटा। ये वही फॉर्मूला लगाया मैंने सेकंड लॉ वाला, नेट फोर्स इज इक्वल टू होता है ma। तो नेट फोर्स तो ये है, मास m है और एक्सेलरेशन है g sin थीटा। समझ में आया? तो n 0 आ गया ना, देखो इसको सोल्व करोगे, इससे कैंसिल हो गया ना, m2g ये m2 है। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैं आपसे ऐसे एक और क्वेश्चन पूछूं जिसका आपको डायरेक्ट आंसर बताना है, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, बोलो कितना आएगा? इनको रिलीज कर दिया ऐसे तो नीचे जाएंगे दोनों, कितना टेंशन आएगा बताओ स्ट्रिंग में? 0 आएगा अगेन। 0 क्यों आएगा? जीरो अरे दोनों सर, सेम क्योंकि दोनों भी साथ सेम जा रेट रहे से हैं। नीचे जा रहे हैं। String तो stretch स्ट्रिंग नहीं को हो कोई रहा। नहीं खींच रहा है। स्ट्रिंग में टेंशन कब आती है, जब दोनों खींचते हैं दोनों साइड्स। तो स्ट्रिंग तो इनके साथ साथ, मान स्ट्रिंग में टेंशन कब आती, जब ये इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होता और इसका कम होता, जब स्ट्रेच होता। तो ये स्ट्रेच होती। समझ में आया? आगे वाला तेज जाता और पीछे वाला जाने नहीं देता। समझ में आया? तो स्ट्रिंग फिर इसको इसको इस पर फोर्स लगाती कि तू साथ साथ चल इसके, क्योंकि कंस्ट्रेंट है, स्ट्रिंग की लेंथ नहीं बढ़ सकती। समझ में आया क्या? हाँ आया सर। समझ में? यस सर। और इसमें नॉर्मल कब आता, जब आगे वाला धीरे, आगे वाले का एक्सेलरेशन कम होता है ना, या फिर इसको हल्का सा कोई रोकता आगे से, और पीछे वाला तो फ्री है, उसको कोई नहीं रोक रहा, तो फिर उसको नॉर्मल रोकता, क्योंकि जाएंगे तो दोनों एक ही एक्सेलरेशन से। समझ में आया क्या? Yes, sir. लिखो। अब मुझे बताओ पुली किस किसने देखी है? पुली देखी क्या सबने? पुली देखी सबने पुली? यस सर। Yes, sir. विलेजेस में कभी गए हो? वेल कुआ होता है, उसमें पानी खींचते हैं ऐसे, वहां पर पुली लगी हुई रहती है ना, गोल गोल घूमती यस है। सर। उसका एक स्टैंड होता है, उस पर फिक्स रहती है, बेरिंग के ऊपर घूमती रहती है गोल गोल।
तो स्ट्रिंग से जब हम खींचते हैं तो वो पुली गोल गोल घूमती है। समझ में आया? तो वहां पुली क्यों लगाते हैं? वहां पे डायरेक्ट बकेट को ऐसे ऊपर से खड़े होके ऐसे स्ट्रिंग खींच के बकेट को ऊपर ऊपर क्यों नहीं ले आते? डायरेक्ट पुली क्यों लगाते हैं? reduce effort. एफर्ट रिड्यूस नहीं करती पुली, कभी भी कर सकती है, बट अगर 2-3 पुली का कॉम्बिनेशन हो वो हम आगे पढ़ेंगे। समझ में आया क्या? सिंगल पुली एफर्ट रिड्यूस नहीं करती। सिंगल पुली ओनली डायरेक्शन ऑफ एफर्ट को चेंज करती है। किसको चेंज करती है? Direction. Direction. हमें जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाना अच्छा लगता है उस डायरेक्शन में हम पुली के थ्रू लगा सकते हैं। जैसे बकेट को सोचो तुम ऐसे वेल के ऊपर ऐसे खींच रहे हो ऊपर, तो बहुत दिक्कत आएगी। हो सकता है बकेट तुम्हें नीचे खींच ले। समझ में आया क्या? हाँ, Yes, sir. हाँ तो सर। पुली के थ्रू हम फिर या तो ऐसे ऊपर पुली लगी हुई तो ऐसे खींचते हैं तो वो ज्यादा इजी है, या फिर हमारे हाइट पर पुली लगी हुई थोड़ी सी ऊपर लगी तो ऐसे खींचते हैं। समझ में आया क्या? वो ज्यादा इजी है। मतलब हम पहले तो एकदम ऐसे खींच रहे थे, मतलब डायरेक्शन ऑफ चेंज कर दिया ना पुली ने। समझ में आया क्या? अभी डायग्राम से भी बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, पुली क्या करती है? डायरेक्शन ऑफ एफर्ट को चेंज कर देती है। आवाज आ रही है सबको मेरी? Yes, sir. Yes sir. Yes sir. हाँ सर, आ रही है सर। पुली is used to change the direction of block. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ब्लॉक और डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। समझ में आया? जैसे ये पुली है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, इसके ऊपर स्ट्रिंग रहती है, ये इस तरफ से अगर मैं स्ट्रिंग को खींचूंगा तो, या फिर जैसे मान लो इधर मैंने ब्लॉक लगा दिया और इधर एक ब्लॉक लगा दिया, ठीक है, तो मान लो ये ब्लॉक हैवी तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। समझ में आया क्या? Yes, है sir. ना? हाँ। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा अजम्पशंस लेने पड़ेंगे। पुली को हम लेंगे मासलेस। पुली को क्या लेंगे? मासलेस। हालांकि मास होता है पुली का, बट कैलकुलेशन में, क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल्स में पुली मासलेस दी जाएगी आपको। मास वाली पुली भी आएगी, बट वो हम उसके लिए डिफरेंट चैप्टर है, वो है रोटेशनल मोशन। समझ में आया क्या? अभी मास क्यों Yes, नहीं ले रहे हाँ पुली का हम? सर। क्योंकि पुली का मास लेंगे तो फिर पुली का रोटेशनल मोशन भी हमें आना चाहिए, जो अभी हमने नहीं पढ़ा है। पुली रोटेट कर रही है ना ऐसे। समझ में आया क्या? yes sir. सो फिर उसके रोटेशनल मोशन में उसकी क्या क्या एनर्जी इन्वॉल्व है, उन सब की नॉलेज होनी चाहिए। उसको घुमाने के लिए कितना टॉर्क लगता है, टॉर्क नहीं आता हमें, अभी तो फोर्स ही सीख रहे हैं, फोर्स भी पूरा नहीं सीखा हमने। समझ में आया क्या? हाँ। Yes sir. Yes sir. सो अगर पुली का मास लेने लग जाओगे तो टॉर्क की बात आ जाएगी, है ना, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इन सब की बात आने लग जाएगी। समझ में आया क्या? रोटेशनल मोशन की बात आने, वो अभी हमने नहीं पढ़ा है, इसलिए हम पुली को मासलेस लेंगे यहाँ पर एनएलएम में। समझ में आया क्या? जब पुली का मास वाला क्वेश्चन आएगा तो वो आएगा रोटेशनल मोशन में। आया समझ में? ठीक है। एंड फ्रिक्शनलेस, पुली मासलेस भी है और फ्रिक्शनलेस भी, ये हमें अज्यूम करना है। वैसे स्ट्रिंग का भी मैंने आपको बोला था, स्ट्रिंग का मैं यहाँ और लिख देता हूँ। ये जो स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग है, ये भी मासलेस है। मैंने आपको बताया था मासलेस होने से क्या होता है, पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम हो जाती है। समझ में आया क्या? याद है? Yes sir. Yes sir. और एक और चीज क्या बताई थी मैंने इसकी? इनएक्सटेंसिबल। इसका मतलब है स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं हो सकती है। अगर आप उसको खींचोगे तो लेंथ उतनी ही रहेगी उसकी, जैसे स्प्रिंग की चेंज हो जाती है ना। समझ में आया क्या? ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन करते हैं एक दो।
ये एक पुली के थ्रू 2 ब्लॉक्स कनेक्टेड है विद स्ट्रिंग, है ना। इसको जैसे हमने छोड़ा, रिलीज करेंगे, तो बोलो सिस्टम कैसे मूव करेगा? 2 kg किधर जाएगा और 3 kg किधर जाएगा? सर 2 kg नीचे जाएगा, 3 kg उसी के नीचे खींचा जाएगा। इस इंस्टेंट पर 2 kg नीचे जाएगा और 3 kg राइट में जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग से कनेक्टेड है ना दोनों। समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. और स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं हो सकती। स्ट्रिंग की लेंथ मान लो 2 मीटर है तो 2 मीटर ही रहेगी। मतलब ये अगर इस मान लो स्ट्रिंग की लेंथ 10 मीटर है तो 10 मीटर ही रहेगी। अगर मान लो 2 kg 1 मीटर इधर नीचे आया तो 3 kg 1 मीटर इधर आगे आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि Yes, लेंथ sir. फिक्स है ना। आएगा। समझ में आया क्या? अब जितनी देर में 2 kg 1 मीटर नीचे आया उतनी देर में 3 kg 1 मीटर राइट में आएगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ, मतलब स्पीड भी दोनों Yes, की sir. सेम होगी। आया क्या समझ में? दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा, Yes, sir. दोनों की स्पीड भी सेम होगी और दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम होगा। समझ में आया क्या? अलग अलग कुछ नहीं हो सकता है, दोनों डायरेक्टली एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और स्ट्रिंग की लेंथ फिक्स है। स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। समझ में आया क्या? ठीक है। सो हमसे यही पूछा है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स मीन सिस्टम एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में टेंशन बता रहे हैं। समझ में आया क्या? ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन मैं करके बताता हूँ, फिर तुम अगला करना। एक्सेलरेशन कब आता है? जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। समझ में आया क्या? हाँ, पहले तो टेंशन दिखा देते हैं इसमें। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसी में टेंशन दिखा दो। स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा अंदर की तरफ होती है। तो एक तो ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे 2 kg पर टेंशन किधर लग रही हो? ऐसे ऊपर। समझ में आया? Yes, sir. Yes, और sir. इस जगह पर पुली पर ऐसे नीचे लग रही होगी। खींचती है हर ऑब्जेक्ट से, जहां से भी कनेक्टेड रहती है सबको खींचती है। तो 2 kg को ऊपर खींचेगी, पुली को नीचे खींचेगी। समझ में आया? हाँ। Yes, अगर sir. आप ये यहाँ पर आपने ठीक से हिंज नहीं किया तो इस टेंशन की वजह से पुली निकल सकती है। समझ में आया? इस टेंशन की टूट वजह भी से पुली, सकती है. हाँ, तो ये टेंशन ऐसे आ रहा है। ठीक है। 3 kg पर टेंशन ऐसे लग रहा होगा। टेंशन की डायरेक्शन समझ में आ रही है सबको? तभी तो 3 kg आगे आएगा। Yes. पुल कर रही है ना स्ट्रिंग, और इस पुली पर टेंशन ऐसे लग रहा होगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. अब ये सब तो इंटरनल फोर्स है, ये पूरा सिस्टम है। इसमें ये सब इंटरनल फोर्स है। नेट इंटरनल फोर्स हमेशा 0 हो जाता है। समझ में आया क्या? हाँ। Yes, sir. Yes, sir. एक्सेलेरेशन आता है एक्सटर्नल फोर्स से। तो अब देखो 2 kg पर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, एक तो 20 न्यूटन नीचे, ये एक्सटर्नल फोर्स है। समझ में आया? सर सारे टेंशन की वजह से क्या? सारे टेंशन की वजह सेम है। हाँ, क्योंकि ये सिंगल स्ट्रिंग है। मैंने आपको बताया था एक ही स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहती है। एक ही तो स्ट्रिंग है, सेम। पॉइंट पे हाँ, एवरी पॉइंट पे हर जगह टेंशन सेम है। समझ में आया? ये तो मैंने सिर्फ एंड्स पे बताई है आपको। हर जगह टेंशन होती है इसमें, स्ट्रिंग हर जगह से टाइट होती है और सब जगह टेंशन सेम है। बिकॉज क्वेश्चन में लिखा होगा, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आपको मान के चलना है कि स्ट्रिंग और पुली सब मासलेस है इस चैप्टर में। समझ में आया क्या? Okay, sir. सर और वो उससे कुछ डिपेंड नहीं होगा ना कि मतलब हम लोगों ने कभी जब भी मैंने देखा उसके अंदर वो राउंडेड रहती है और एक्स्ट्रा 3-4 राउंड रहते हैं उसके ऊपर लगाए हुए, तो उससे कुछ किसके मैटर नहीं ऊपर? होता ना, सेम ही रहेगा टेंशन पे भी. किसके ऊपर राउंड होते हैं? सर पुली जो के पुली ऊपर। रहता है वो बड़ा रहता है, तो जो स्ट्रिंग हम लोग जो यूज करते हैं उसको 3-4 राउंड वो स्ट्रिंग हम लोग बांधते हैं फिर खींचते हैं ना. तो देखो वो तो पुली का मोशन, वो ऐसे क्वेश्चन हम, मैं फिर से बोल रहा हूँ, रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे जिसमें बहुत सारे राउंड होंगे। फिर जैसे जैसे हम खींचेंगे नीचे तो वो स्ट्रिंग खुलती जाएगी, पुली घूमती जाएगी। समझ में आया क्या? वैसे क्वेश्चन यहाँ नहीं आएंगे। यस सर. यस सर. ठीक है। ओके. यहाँ पे जस्ट एक ब्लॉक से इधर से कनेक्टेड है, एक ब्लॉक से इधर कनेक्टेड है, और भी इसमें हम आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। पहले इस क्वेश्चन को समझो। ये इस फोर्स को कोई बैलेंस कर रहा है? इसको कब बैलेंस करता है? अगर ये ब्लॉक ग्राउंड पर आ जाता है, ऐसे यहाँ ग्राउंड पर रखा होता है। समझ में आया क्या? तो यहाँ नॉर्मल लग जाता है ऐसे ऊपर, तो ये बैलेंस हो जाता है, सिस्टम चलता ही नहीं फिर तो। समझ में आया? बट ये अभी हवा में, Yes, sir. ग्राउंड तो मान लो यहाँ है, तो इसको कोई बैलेंस कर रहा है क्या? कोई नहीं कर रहा।
तो ये एक्सटर्नल फोर्स अनबैलेंस्ड है, समझ में आया, है ना? यस सर। 3 kg पर भी एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा, बट वो भी हमेशा नीचे लगता है 30 न्यूटन। इसको तो बैलेंस कर रखा है, इसने कर रखा है, ये यहाँ पर ये सपोर्ट है ना इसके नीचे, समझ में आया क्या? इसने नॉर्मल लगा रखा है, तो ये बैलेंस है, तो इसको दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? आए समझ में? तो एक ही एक्सटर्नल फोर्स है यहाँ पर, ये वाला जो कि अनबैलेंस्ड है, तो यही एक्सेलरेशन लाएगा। इसके अलावा और कोई एक्सटर्नल फोर्स दिख रहा है क्या आपको जो एक्सेलरेशन ला सकता है? मैंने बोला था यहाँ पर भी लग रहा है, बट ये बैलेंस हो गया है, फिर से देख लो, ये बैलेंस हो गया है, ये कैंसिल हो गया है दोनों, तो इसको दिखाने की जरूरत है क्या? नो सर। समझ में आया? तो नेट फोर्स कितना लग रहा है सिस्टम पर? नेट फोर्स ऑन सिस्टम 20 न्यूटन, और टोटल मास ऑफ सिस्टम कितना है? हाँ 5 kg। 5 kg हुआ ना? इस फोर्स की वजह से सिर्फ ये अकेला चलेगा या ये दोनों चलेंगे? दोनों चलेंगे ना? समझ में आया? तो इसलिए दोनों का मास ऐड होगा। आया समझ में? तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स अपॉन मास, तो 20/5 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है। हाँ, अगर मान लो सोचो यहाँ पर 1000 kg या फिर एलिफेंट जितना मास होता है, यहाँ पर कितना होता? मान लो एलिफेंट का कितना होता होगा, 1000 kg मान लो, और इधर मैं 10 ग्राम लगा दूं, कितना लगा दूं? बस 10 ग्राम, तो भी सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ नो सर। क्यों नहीं चलेगा? चलो फोर्स लगेगा लेकिन हिलेगा नहीं। सर आप सर आपका आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा है सर। हेलो सर। सर यस सर। यस सर। Yes, sir. हाँ सर। तो मैं क्या बोल रहा था, फिर से सुनो। अगर ये वाला मास में बहुत ज्यादा कर दूं और ये वाला मास में बहुत कम कर दूं, तो ये सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा? सर चलेगा। चलेगा। वो तो चलेगा कुछ भी हो, इसको आप, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, आप इसको अभी रियल वर्ल्ड से मत देखो कि इधर कैसे सर, इधर तो एलिफेंट है और इधर आपने चींटी लटका दी, चींटी कैसे एलिफेंट को ले जाएगी? मान लो इधर एलिफेंट है, उससे एक स्ट्रिंग से आपने इधर चींटी को लटका दिया, तो इस क्वेश्चन में तो ले जाएगी चींटी एलिफेंट को, भले बहुत धीरे धीरे ले जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, अभी स्मूथ सरफेस है। अभी तक सभी क्वेश्चन में हमने क्या बोला हुआ है, मैंने आपको बताया ना, सारी सरफेसेस कैसी है? स्मूथ। तो एलिफेंट को अगर आप चींटी के वेट जितना हल्का सा फोर्स भी लगा दो तो भी वो चलेगा। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, ऐसे जनरली पूछ रहा था मैं तो। हाँ आगे बढ़े। सो एक्सेलरेशन आ गया 4 का, ठीक है सर आपने जो कुछ भी बताया था बीच में वो वापस रिपीट करते हो, क्या बोल रहे थे? आवाज ही नहीं आ रहा था। यही चीज दोबारा बोला तो सही, फिर यही दोबारा बताया ना मैंने तुमको, ठीक है। अब हमें टेंशन निकालना है, तो टेंशन के लिए आप 2 kg या 3 kg में किसी का भी एक का बना दो एफवीडी। तो 3 kg का बनाएंगे तो एक ही फोर्स लग रहा है उस पर 3 kg पर। 3 kg का बना दो एफवीडी। हाँ सर। तो 3 kg पर एक फोर्स, इधर सिर्फ टेंशन लग रहा है और इसका एक्सेलरेशन है इस तरफ 4, है ना? समझ में आया क्या? तो क्या लिखूंगा? T इज इक्वल टू मास कितना है 3 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 4, 12 न्यूटन। समझ में आया क्या? टेंशन भी आ गया। 2 kg का भी बना देता हूँ जल्दी से।
2 kg पर नीचे लग रहा है 20 न्यूटन का और ऊपर लग रहा है T टेंशन। देखो इधर दिखाया हुआ तो यहाँ पर नीचे 20 और ऊपर क्या लग रहा है T, और ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है ना। यस सर। यस सर। 20 T से बड़ा होगा तो क्या लिखूंगा 20 माइनस T इज इक्वल टू मास कितना है 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 4, 8 हो गया। तो T कितना आ गया 12 न्यूटन। किसी भी से निकालो वही आंसर आएगा। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। लिखो। यस सर। एक और क्वेश्चन करते हैं। एक ब्लॉक है 6 kg का, एक ब्लॉक है 3 kg का। ठीक है, हमसे पूछा फाइंड, वही फर्स्ट एक्सेलरेशन, सेकंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। ट्राई कर रहे हैं, मैं बताऊं? सर ट्राई ट्राई कर। तो ये बताओ कौन नीचे जाएगा कौन ऊपर आएगा? 6 kg नीचे जाएगा। और 6 kg नीचे जाएगा और 3 kg ब्लॉक 3 kg ऊपर है। हाँ, निकालो नेट फोर्स, निकालो डिवाइड बाय टोटल मास करो, एक्सेलरेशन आएगा। और टेंशन एक्सेलरेशन निकालने के बाद एफबीडी बना दो, किसी भी एक की टेंशन आ जाएगा। देखो सबसे पहले टेंशन की डायरेक्शन दिखा दो स्ट्रिंग में। 6 kg पर किधर लग रही होगी? ऊपर, और यहाँ पर पुली पर नीचे। समझ में आया? यस सर। ठीक है, यहाँ पर 3 kg पर ऊपर और यहाँ पर पुली पर नीचे। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन लास्ट वाले क्वेश्चन में मैं एक चीज और पूछने वाला था, वो मैं भूल गया, उसको भी कर ही लेते हैं। हमसे पूछा जाए फाइंड नेट फोर्स ऑन पुली ऑल्सो। क्या पूछा जाए? फाइंड नेट फोर्स ऑन पुली। पुली पर कितना नेट फोर्स लग रहा है? ठीक है, सो उसके लिए हमें पुली की एफबीडी बनानी पड़ेगी। तो पिछले वाले क्वेश्चन में पुली पर एक टेंशन ऐसे लग रहा था और एक टेंशन ऐसे इधर लग रहा था कि नहीं लग रहा था? टी और टी। समझ में आया क्या? हाँ, तो पुली को अगर मैं पॉइंट मास मानूं तो एक टेंशन ऐसे लग रहा है और एक टेंशन ऐसे लग रहा है, तो इस पर नेट फोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट वो ऐसे लगेगा। कितना आएगा बोलो? 90 डिग्री पे, तो √2 इंटू टी आएगा। तो √2 इंटू टी कितना था? 12। तो आंसर क्या आएगा? 12 √2 न्यूटन। 12 √2 कैसे आ रहा है? इधर देखो, ये 12 लग रहा है ना टेंशन, इस पे 12 इधर लग रहा है, 12 इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स इस पे इधर लगेगा ऐसे। समझ में आया क्या? पुली को दोनों स्ट्रिंग ऐसे खींचेगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। हाँ, ये आ गया था ना, देखते हैं तो ये टेंशन ऑन पुली है, राइट? हाँ, टेंशन इन पुली बोलो या नेट फोर्स ऑन पुली बोलो, एक ही बात। ठीक है, और सर अब इस एफबीडी में टेंशन आएगा 12 न्यूटन, 12 नहीं सॉरी 20 आएगा। चेक करते हैं। देखो इधर सबसे पहले मैं ये टेंशन की डायरेक्शन पता लग गई सबको। इधर ऊपर की तरफ, इधर नीचे की तरफ, इधर ऊपर की तरफ, इधर नीचे की तरफ। समझ में आया? मतलब स्ट्रिंग पुली को तो नीचे की तरफ खींच रही है। मान लो आप यहाँ से इस जगह से ये कट कर दो, ये सपोर्ट है ना इसका, यहाँ पे पुली का फिक्स्ड सपोर्ट है, फिक्स कर दिया इसको, पुली को हमने यहाँ से, इसको कट कर दो तो ये टेंशन पुली को कहाँ ले जाएगी? नीचे। समझ में आया क्या? हाँ सर।
Yes, sir. इसलिए तो ये पुली पे डायरेक्शन समझा रहा हूँ मैं आपको, डायरेक्शन समझ में आई ना टेंशन की? हाँ Yes, sir. हाँ, ये तो इंटरनल फोर्सेज है, ये तो सब कैंसिल आउट हो जाते हैं, हमें एक्सटर्नल फोर्स देखना है। एक्सेलेरेशन कब आएगा? जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो। तो एक्सटर्नल फोर्स देखो 6 kg पर इधर कितना लग रहा है? 60 लग रहा है नीचे, और 3 kg पर कितना लग रहा है इधर? 30 लग रहा है। समझ में आया? कौन सा बड़ा है, 60 या 30? 60 बड़ा है। 60. तो ये वाला ब्लॉक नीचे जाएगा और ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा। समझ में आया? दोनों सेम एक्सेलेरेशन से जाएंगे, एक नीचे एक ऊपर। तो मुझे बताओ, फोर्स हमें निकालना है तो कौन सा पॉजिटिव लेंगे और कौन सा नेगेटिव लेंगे? एक्सेलेरेशन कौन सा? 60 को पॉजिटिव ले लेंगे तो 30 नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रोक रहा है ना, यस 30 रोक रहा है 60 को। समझ में आया क्या? सो नेट फोर्स क्या आएगा? 60 माइनस 30 न्यूटन। टोटल मास कितना है? 6 + 9, सॉरी 6 + 3, 9 kg। तो एक्सेलेरेशन कितना आएगा? 30/9 मतलब 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस अब सर। एफबीडी बनानी है, एफबीडी बना के किसी भी जैसे 6 kg के अगर बनानी है तो 6 kg पर 60 तो नीचे लग रहा है, टेंशन ऊपर लग रहा है स्ट्रिंग के थ्रू, और ये नीचे जा रहा है। तो कौन सा फोर्स बड़ा है, 60 या टी? 60 या टी? हाँ 60 बड़ा है ना। तो क्या लिखूंगा? 60 माइनस टी इज इक्वल टू 6 इंटू ए। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू मास कितना है 6 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 10/3, 3 से 2 टाइम्स तो 20 हो गया। तो टी इधर जाएगा, 20 इधर जाएगा, तो टी कितना आया? 40 न्यूटन। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। देखो देखो, आपसे पूछा जाए कि इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन है, तो उसके लिए पुली की एफबीडी बनानी पड़ेगी। ठीक है। अब पुली पर एक टी ऐसे लग रहा है नीचे, एक टी इधर से ऐसे लग रहा है नीचे, और यहां से एक मान लो ये टी डैश ऊपर लग रहा है इस वाली स्ट्रिंग में। इसने तो रोका हुआ है पुली को नीचे जाने से। समझ में आया? हाँ, तो टी डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2t, मतलब 80 न्यूटन। क्योंकि पुली पर 80 न्यूटन नीचे लग रहा है तो 80 ऊपर भी लगेगा, तभी तो पुली वहीं के वहीं रहेगी। समझ में आया क्या? सर समझा सर। तो पुली के ऊपर वाली जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन हो जाएगी डबल। नीचे 40, नीचे वाली स्ट्रिंग में 40 है ना, ऊपर वाली दूसरी स्ट्रिंग है उसमें हो जाएगी 80। समझ में आया? यस सर। ये भी 2 kg, ये भी 2 kg, ये 37 डिग्री, ये 53 डिग्री। हमसे पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम एंड सेकंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम एंड सेकंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो मुझे बताओ ये सिस्टम चलेगा या नहीं चलेगा? सर चलेगा।
चलेगा सर। तो किस तरफ चलेगा? राइट साइड वाला ब्लॉक इधर- नीचे उधर आएगा। राइट वाला नीचे आएगा, क्यों? क्योंकि एंगल और ग्रेटर उसका है, एंगल मास ऑफ इक्वल है, पर इंक्लिनेशन एंगल ज्यादा ग्रेटर है। की वजह से स्लोप ज्यादा है, इसलिए नीचे है। यस, निकालो फिर एक्सेलरेशन। हाँ सर, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड है। ओके, चेक करते हैं। 2 kg की एफबीडी बनाओ, 2 kg की। तो 2 kg पर एक फोर्स तो ऐसे इधर लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा बोलो? mg cos 37 है ना? mg sin, सॉरी sin 37, मतलब यहाँ लिख दूं 2g। 2g मतलब क्या हो जाएगा? 20, ऐसे लिख दूं डायरेक्ट। m इसका वेट कितना है? 20 है ना हाँ, mg। 2 kg तो और इधर gravitation का लगेगा g। 20 Yes, sin sir. 37, Yes, sir. इधर लगेगा 20 cos 37, और एक नॉर्मल ऐसे इधर लगेगा, और इस पे एक टेंशन ऐसे लगेगी। समझ में आया क्या? 2 Yes, kg sir. पर Yes, यहाँ पर टेंशन कैसे लगेगी? इस जगह पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे। समझ में आया? एफबीडी बना रहा हूँ मैं। ये एफबीडी समझ में आई सबको? यस है ना? सर। Yes. Yes, sir. अब इस वाले 2 kg की बनाओ। इस वाले 2 kg की, तो इस पर एक फोर्स तो इधर लग रहा होगा 20 sin 53, है ना? एक टेंशन ऐसे लग रही है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है 20 cos 53। समझ में आया? और एक नॉर्मल ऐसे लग रहा है यहाँ पर, इसको मैं n1 बोल देता हूँ, इसको n2 बोल देता हूँ, है ना? अब देखो, ये वाले तो बैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि ब्लॉक इस डायरेक्शन में तो जा ही नहीं रहा है, इस डायरेक्शन में भी नहीं जा रहा है। समझ में आया क्या? तो ये Yes, नॉर्मल, sir. और ये वैसे तो ये मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बनवा रहा हूँ, बट ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ये दिखाने की जरूरत ही नहीं होगी। समझ में आया? Yes, sir. यस मैं सर। रिवीजन पर्पस में पूरा बनाया है, सर। ताकि आपको याद आ जाएगा पूरा। समझ में आया? ऐसे एफबीडी बनाते हैं, ठीक है? तो मुझे बताओ Yes, sir. 20 sin 37 ये कितना होगा? sin 37 होता है 3 Sir, by it will 5 be 12 न्यूटन। 16. ये 16 होगा sin 53। हाँ सर। तो इस पर Yes. इधर तो 16 लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स में बात कर रहा हूँ, और इधर 12 लग रहा है। तो किस तरफ ज्यादा लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स? राइट साइड। इस तरफ ज्यादा लग रहा है ना? समझ में आया? तो ये वाला इसको नीचे लेके जाएगा और इसको ऊपर लेके आएगा। आएगा समझ में? यस सर। हाँ, तो नेट फोर्स कितना हुआ ये बताओ? 4 न्यूटन। 16 - 12 4 न्यूटन। समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है। एक्सेलरेशन कितना होगा? मास, नेट फोर्स कितना है? 4 अपॉन टोटल मास कितना है? 4। यस, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. आया समझ में? तो एक्सेलरेशन है 1 इस तरफ, इसका भी एक्सेलरेशन इस तरफ है, और इसका इस तरफ है। अब किसी भी एक की एफबीडी, जैसे इसकी देखें हम, तो ये 16 बड़ा होगा टी से, तभी तो इधर जा रहा है। समझ में आया? तो क्या लिखेंगे? 16 - t इज इक्वल टू मास कितना है 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 1, तो t कितना आया? 14 न्यूटन। 14 न्यूटन। समझ में आया? यस सर। yes, एफबीडी बनानी आ गई सबको? यस सर। ओके, सो अब इन क्वेश्चंस में और हायर लेवल पे जाने से पहले हमें एक डिफरेंट टाइप का मोशन पढ़ना पड़ेगा, जिसका नाम होता है कंस्ट्रेंट मोशन। क्या नाम होता है? मैं लिख के बता देता हूँ। कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है? बहुत इंटरेस्टिंग होता है, अभी मजा आएगा आपको इसको पढ़ने में। कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है? अब जैसे कि नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, कंस्ट्रेंट मोशन का एक सिंपल से ऐसे समझ सकते हैं कि कभी कभी जैसे हमें कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती, बट पेरेंट्स जबरदस्ती करते हैं कि नहीं ये करो,
समझ में आया क्या? तो वो कंस्टेंट हो जाता है ना, करना ही पड़ेगा, जबरदस्ती कर रहे हैं तो ये जबरदस्ती वाला मोशन है। कौन सा वाला मोशन है? समझ में आया? जैसे आपको जाना Yes, कहीं sir. और है, आपको ले कहीं और जाके जबरदस्ती लेके जा रहे हैं, आपकी इच्छा तो कहीं और जाने की हो रही है, समझ में आया? या हो ही नहीं रही है, फिर भी आपको जाना पड़ रहा है। आपको बोल रहे हैं कि स्कूल जाओ, कोचिंग जाओ, इच्छा नहीं हो रही फिर भी जाना पड़ रहा है, तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे? कंस्ट्रेंट मोशन। समझ में आया क्या? सो बेसिकली यहाँ पर कंस्ट्रेंट मोशन करने के लिए दो तरह के कंस्ट्रेंट होते हैं जिनसे कंस्ट्रेंट मोशन पॉसिबल होता है। एक होता है स्ट्रिंग से होता है ना, कि एक ब्लॉक के पीछे एक दूसरे ब्लॉक को स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया। अब आगे वाले ब्लॉक को आप जिधर जिधर ले जाओगे पीछे वाला भी साथ साथ जाएगा, कुछ कर नहीं सकता है बेचारा। समझ में आया क्या? यस सर। आया समझ Yes, में? sir. Yes. एक पुली कंस्ट्रेंट है, पुली के थ्रू आपने डिसाइड कर दिया है कि इस ब्लॉक को ऐसे जाके ऐसे मुड़ना है, ऐसे मतलब पुली के थ्रू उसका मोशन आप कंट्रोल कर रहे हो। समझ में आया क्या? ठीक है। सो इस तरह के मोशंस को बोलते हैं कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, आया समझ में? सो पुली कंस्ट्रेंट में भी होता तो स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग के कंस्ट्रेंट में आ जाएगा पुली वाले क्वेश्चन भी। और एक और होता है वेज कंस्ट्रेंट। वेज कंस्ट्रेंट क्या होता है? जैसे इस वेज के ऊपर ये ऐसा एक और ऐसा वेज रखा हुआ है, ठीक है। अब मान लो आप इस वाले वेज को इधर 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 शिफ्ट करोगे तो ये इसको नीचे आना पड़ेगा। समझ में आया क्या? कोई ऑप्शन ही नहीं, आना ही पड़ेगा उसको, हाँ, ऊपर वाले को। समझ में आया? तो इस तरह के कंस्ट्रेंट को बोलते हैं वेज कंस्ट्रेंट। ठीक है। सो बेसिकली हम दो टाइप के कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट वेज कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है। सो फर्स्ट स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट मोशन। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में क्या होता है? देखो, जैसे ये दो ब्लॉक हैं, इसको मैंने ये स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। ये ए है और ये बी है ना। अब मान लो मैं बी को इधर लेके जा रहा हूँ वी से, इसकी स्पीड है वी। समझ में आया क्या? जैसे मान लो 2 मीटर पर सेकंड। तो ये स्ट्रिंग वही स्ट्रिंग है जो मैंने आपको बोला था इनएक्सटेंसिबल होती है और मासलेस होती है। समझ में आया क्या? हाँ, यस सर। तो ऐसी स्ट्रिंग्स में क्या होता है, जैसे ये दो पार्टिकल है इसके बीच, इनके पार्टिकल के बीच का जो गैप होता है ना, वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकता। वो चेंज तभी होगा जब आप स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ा दो। समझ में आया क्या? किन्हीं भी दो पार्टिकल के बीच का गैप तभी चेंज होगा जब लेंथ चेंज हो जाए, बट ये ऐसी स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ चेंज नहीं होती। समझ में आया? जैसे स्प्रिंग है, ठीक है। स्प्रिंग में तो जैसे एक पार्टिकल इस वाले इस पर है और एक पार्टिकल यहाँ पर है, तो इनके बीच का गैप चेंज हो सकता है। इसको आप दूर एक्सटेंड करो तो ये स्प्रिंग ऐसी हो जाएगी। समझ में आया? तो एक पार्टिकल यहाँ था और एक पार्टिकल यहाँ, गैप चेंज हो गया इनके बीच का। हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया क्या? बट Yes, ऐसा स्ट्रिंग sir. में नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, स्ट्रिंग में एक्सटेंशन नहीं हो सकता। समझ में आया क्या? अब जब आप इस ब्लॉक को मान लो 2 मीटर पर सेकंड से लेके जा रहे हो, तो स्ट्रिंग का जो यहाँ सबसे फर्स्ट वाला पार्टिकल है जो यहाँ से कनेक्टेड है इस जगह से, वो भी 2 से सारे जाएंगे साथ साथ। तो इनको भी मान लो ये 2 मीटर पर सेकंड है, तो इनको भी 2 मीटर पर सेकंड से जाना पड़ेगा सबको। अगर एक ने आनाकानी करी, एक ने नाटक किए, तो गैप चेंज हो जाएगा ना फिर तो। समझ में आया? मान लो ये मना कर रहा है कि मैं तो 1 से जाऊंगा, 2 से मैं नहीं चलूंगा 2 से, और आगे वाला 2 से जा रहा है और पीछे वाला 1 से जा रहा है, तो गैप बढ़ जाएगा ना इनके बीच का। समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो फिर तो वो इनएक्सटेंसिबल कहाँ हुई स्ट्रिंग, वो तो एक्सटेंसिबल हो गई। और हम क्या पढ़ रहे हैं? इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग।
तो ये कंस्ट्रेंट हो गया कि अगर आप इसको 2 से लेके जाओगे तो ये सारे पार्टिकल बेचारे सब 2 से जाएंगे स्ट्रिंग के। समझ में आया? Yes, तो sir. ये वाले पार्टिकल भी 2 से जाएंगे तो वो ए को भी 2 से लेके जाएंगे, है ना? तो वी भी अगर 2 है तो वी ए भी क्या होगा? 2 मीटर पर सेकंड होगा कि नहीं होगा? और डायरेक्शन भी उधर ही होगी उसके पीछे पीछे। समझ में आया क्या? यस तो सर। इन शॉर्ट वी ए इक्वल टू वी बी होगा। ये कंस्टेंट है। वी बी को आप 3 कर दो तो वी ए को भी 3 होना पड़ेगा। वी बी को आप 10 मीटर पर सेकंड कर दो, वी ए को भी 10 होना पड़ेगा। कंस्टेंट हो गया ना उसके ऊपर, तो वी बी के हिसाब से चलना पड़ेगा उसको। समझ में आया क्या? यस सर। तो इसको क्या Yes, बोलते sir. हैं? कंस्ट्रेंट मोशन बोलते हैं। समझ में आया क्या? हाँ। और ये दोनों की स्पीड सेम होगी, ये भी आपको याद रखना है। अलोंग द स्ट्रिंग सेम होगी, स्ट्रिंग के अलोंग। समझ में आया क्या? क्योंकि स्ट्रिंग के पार्टिकल्स भी स्ट्रिंग के अलोंग जा रहे हैं ना सब 2 से। समझ में आया? ठीक है। सो यहाँ पर क्या क्या कंडीशन हमें फिर से लिख लेते हैं। कंडीशंस क्या थी यहाँ पर? फर्स्ट, स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल। सेकंड, स्ट्रिंग टाइट होनी चाहिए, तभी तो ऐसा होगा। मान लो 2 ब्लॉक है और उनके बीच में ऐसी स्ट्रिंग रखी हुई है। अब आप इसको 2 मीटर पर सेकंड से ले जाओगे, ये कब तक नहीं चलेगा ये वाला ब्लॉक? जब तक वो टाइट नहीं हो जाती। समझ में आया क्या? हाँ, आया समझ में? यस सर। Yes, sir. ऐसा तभी होगा ना, वी ए इक्वल टू वी बी तभी होगा ना जब स्ट्रिंग टाइट हो। समझ में आया क्या? यस सर। लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं इस पे। इधर देखो, हमें क्या गिवन है कि ये, इसको बोलते हैं बीड। क्या बोलते हैं? बीड। रिंग जैसा होता है, रिंग समझ लो, रिंग। ये इस पाइप के ऊपर ऐसे मूव कर सकता है। समझ में आया? पाइप के ऊपर ऐसे इधर उधर मूव कर सकता है। ठीक है। इधर स्ट्रिंग से ये एक और बीड से या रिंग से कनेक्टेड है, और ये वाला बीड या रिंग नीचे मान लो 2 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है। कितने से नीचे जा रहा है? 2 मीटर्स पर सेकंड, है ना? और अभी इस इंस्टेंट पर हमें ये एंगल गिवन है 60 डिग्री मान लो। तो हमसे पूछा कि ये बीड कितने से इधर जाएगा। ये बीड का तो कंस्टेंट है, एक तो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और एक एसी पे चल सकता है। समझ में आया? तो मैं इस बीड की स्पीड पूछी। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसको। अब मुझे बताओ कि ये 2 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है ना, स्ट्रिंग क्या होती है? इनएक्सटेंसिबल होती है। तो मान लो 1 सेकंड में ये स्ट्रिंग कितनी नीचे आ जाएगी? 2 meters. 2 मीटर।
तो इधर तो लेंथ इंक्रीज हो रही है और इधर लेंथ कम होगी, इधर 2 मीटर कम होगी। समझ में आया क्या? इस तरफ 2 मीटर बढ़ेगी और इस तरफ कम होगी। ठीक है, आया समझ में? अब ये बीड इधर मान लो V से जा रहा है, तो इसके अलोंग ये कितनी स्ट्रिंग को छोड़ रहा है? इस तरफ V cos 60। समझ में आया क्या? हाँ, ये स्ट्रिंग को कितना इधर छोड़ रहा है? V cos 60। अब एवरी सेकंड ये V cos 60 से लेंथ इधर डिक्रीज हो रही है और 2 मीटर पर सेकंड से इधर इंक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज इक्वल टू इंक्रीज होगा ना? होगा कि नहीं होगा? Yes, हाँ? sir. Yes, इधर sir. V cos 60 से इधर लेंथ डिक्रीज हो रही है। समझ में आया क्या? और इधर 2 से इंक्रीज हो रही है। समझ में आया क्या? इधर तो लेंथ डिक्रीज हो रही है बाई V cos 60 और इधर लेंथ इंक्रीज हो रही है बाई 2 मीटर पर सेकंड। तो लेंथ तो कांस्टेंट है ना टोटल। समझ में आया? इसका मतलब इधर जिस रेट से लेंथ डिक्रीज हो रही है उतनी रेट से इधर बढ़ रही होगी। समझ में आया क्या? यस सर। तो क्या आंसर आएगा? V cos 60 इज इक्वल टू 2। cos 60 कितना होता है? 1/2। तो V आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? समझ में? ठीक है, अब बच्चे क्या कर लेते हैं, बच्चे कभी कभी गलती कर देते हैं, V इज इक्वल टू 2 cos 60 बोल देते हैं और आंसर दे देंगे 1। ये गलत है, ऐसे नहीं करना। समझ में आया क्या? मतलब क्या मिस्टेक करते हैं, हमने इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग स्ट्रिंग लिया है। बच्चे मान लेते हैं कि इधर ये स्ट्रिंग इधर मान लो 2 से जा रही है ना इधर स्ट्रिंग। समझ में आया? Yes, sir. फिर से देखो इधर, Yes, sir. स्ट्रिंग का एवरी पार्टिकल कितने से जा रहा होगा? 2 से। मैंने बताया ना हर पार्टिकल की स्ट्रिंग अलोंग द स्ट्रिंग सेम रहेगी। समझ में आया? Yes. Yes, तो sir. स्ट्रिंग की वेलोसिटी इधर 2 है, तो गलत करने का तरीका क्या है? 2 का कंपोनेंट इधर ले लेंगे, 2 cos 60, क्योंकि स्ट्रिंग इधर 2 से जा रही है तो इस ये बीट जाएगा 2 का, ये वाला कंपोनेंट 2 cos 60 से इधर जाएगा, वो गलत हो जाएगा। समझ में आया क्या? वो गलत तरीका भी मैं लिख देता हूँ, 2 cos 60 इज इक्वल टू V लिख देंगे। समझ में आया? तो V कितना आया? 1 मीटर पर। ये गलत है। अब याद रखो कंपोनेंट किसका किधर लेना। कंपोनेंट कंफ्यूज हो रहे हो क्या? फिर से बताऊं क्या? Yes, sir. वो मेथड Yes, sir. समझ में आ गया? किधर 2 मीटर पर सेकंड से 2 गिवन होगा ना? हाँ, कोई एक तो गिवन होगा ना, तभी तो आंसर आएगा। समझ में आया? हाँ, अब देखो, फिर से देखो, 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा मैं इसको। आपको याद भी रखना है कि किसका कंपोनेंट किधर लेना है और समझ भी लो एक बार और। इधर देखो, ये सारे पार्टिकल की वेलोसिटी इधर 2 होनी चाहिए, तो इनको 2 इधर कब मिलेगी? जब ये ब्लॉक इधर V से जाएगा। अगर ब्लॉक को यहाँ पकड़ के रख लो तो इनको 2 मिल जाएगी क्या इधर? सारे स्ट्रिंग को 2 मिल जाएगी क्या इधर? नहीं मिलेगी ना। हाँ, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. मतलब स्ट्रिंग की वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। समझ में आया क्या? ब्लॉक की वेलोसिटी पे। तो ब्लॉक इतने से चलना चाहिए कि उसका एक कंपोनेंट ब्लॉक की वेलोसिटी का, सॉरी ब्लॉक नहीं, बीड की वेलोसिटी का कंपोनेंट स्ट्रिंग को 2 दे दे। स्ट्रिंग को कितना दे दे? स्ट्रिंग को कितना चाहिए? 2। तो ब्लॉक इतने से चलना चाहिए कि उसका एक कंपोनेंट स्ट्रिंग की तरफ 2 आ जाए। समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. फाइनली चलना ब्लॉक को है ना, तो ब्लॉक इतने से चलना चाहिए कि ब्लॉक की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट स्ट्रिंग की तरफ 2 आ जाए। समझ में आया? इसलिए हमने ब्लॉक की वेलोसिटी का कंपोनेंट लिया अलोंग द स्ट्रिंग। ब्लॉक इधर V से जा रहा है तो स्ट्रिंग के अलोंग इसका कंपोनेंट कितना होगा? V cos 60। समझ में आया? फिर उसको 2 के इक्वल कर दिया, क्योंकि स्ट्रिंग की वेलोसिटी तो स्ट्रिंग की तो एवरी पार्टिकल की स्पीड 2 होगी ना अलोंग द स्ट्रिंग। यहाँ पे लिखा था हमने अलोंग द स्ट्रिंग इसके सारे पार्टिकल की स्पीड क्या होगी? सेम होगी। तो अब ये वाला पार्टिकल 2 से नीचे जा रहा है
तो इसके सारे पार्टिकल इधर वाले सब 2 से इधर जा रहे होंगे अलोंग द स्ट्रिंग, ऐसे नहीं जाएंगे ऊपर, ये नीचे जा रहा है तो ऊपर नहीं, अलोंग द स्ट्रिंग सेम होती। समझ में आया क्या? तो यहाँ वाला पार्ट तभी तो यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ है। मान लो ये वाला पार्टिकल 2 से जा रहा है और पीछे वाला 1 से ही जा रहा है, तो लेंथ वो गैप चेंज हो जाएगा ना उनके बीच का। मान लो ये वाला 2 से जा रहा है और ये 1 से जा रहा है, तो गैप चेंज होगा कि नहीं होगा? समझ में आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये 2 से Yes, इधर जा sir. रहा है तो ये भी 2 से इधर जाएगा। ये सब 2 से क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये इधर से स्ट्रिंग 2 से नीचे आ रही है, तो ये सारे पार्टिकल 2 से इधर जा रहे हैं, तो यहाँ वाला पार्टिकल भी, ये सबसे लास्ट वाला, ये भी 2 से उधर जा रहा है। समझ में आया? हाँ, तो इन सबको Yes, 2 yes, से sir. इधर जाने कौन दे रहा है? ये बीड खुद अपना इधर जाके इनको इधर जाने दे रहा है। जैसे जैसे बीड इधर जाएगा स्ट्रिंग इधर जाएगी और ये नीचे आएगा। समझ में आया क्या? हाँ, तो बीड की वेलोसिटी v है, तो इसके स्ट्रिंग के अलोंग इसका कंपोनेंट v cos 60 वो 2 होना चाहिए। समझ में आया? ये नहीं कि स्ट्रिंग की वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग बीड v होना चाहिए, वो गलत हो जाएगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो ये लिखो पहले। ये क्वेश्चन देखो, इसमें ये ब्लॉक है, स्ट्रिंग के थ्रू ये ब्लॉक कनेक्टेड है ना। अब ये ब्लॉक इधर 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो हमसे v भी पूछा है इस इंस्टेंट पर जब ये एंगल 37 डिग्री। समझ में आया क्या? मुझे बताओ b ब्लॉक किधर जाएगा? वो ऐसे स्लाइड होगा नीचे, इधर जाएगा b ब्लॉक, यस सर। है ना। तो b की वेलोसिटी किधर होगी? इधर। इधर होगी ना, मान लो v भी है ना। अब मुझे बताओ ये सारे स्ट्रिंग के पार्टिकल इधर 5 से जा रहे हैं, जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं? अलोंग द Yes. स्ट्रिंग सबकी क्या होगी? 5 होगी। तो ये वाला सबसे लास्ट वाला, ये वाला जैसे ये एक और ले लो 5, सबसे लास्ट वाला भी इधर कितने से जा रहा होगा? 5। समझ में आया क्या? हाँ, तो इस स्ट्रिंग को 5 से इधर कौन जाने दे रहा है? अलोंग द स्ट्रिंग सारे पार्टिकल की स्पीड 5 होनी चाहिए, तभी तो यहाँ से लेके यहाँ तक इनके बीच का गैप हमेशा फिक्स रहेगा। समझ में आया? हाँ, Yes, sir. तो Yes, sir. इनको इधर 5 से कौन जाने दे रहा है? ये ब्लॉक। समझ में आया? तो ये इतनी स्पीड से इधर जाना चाहिए कि इसका ये वाला कंपोनेंट इधर 5 आ जाए, तभी तो स्ट्रिंग 5 से जाएगी इधर। आया समझ में? यस तो सर। मैं दो आंसर लिखता हूँ, मुझे बताओ कौन सा सही है। v cos 37 इज इक्वल टू 5 या 5 cos 37 इज इक्वल टू vb? सर फर्स्ट वाला। First वाला. फर्स्ट वाला सही है। समझ में आया? किसका कंपोनेंट लेना है? एक्चुअल वेलोसिटी यहाँ पे चल कौन रहा है? ब्लॉक ना, तो ब्लॉक के हिसाब से स्ट्रिंग इधर जाएगी, तो ब्लॉक की वेलोसिटी रिजल्टेंट तो ये आएगा ना, ये तो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट का रिजल्टेंट इधर आएगा। समझ में आया? हाँ, सो रिजल्टेंट वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग स्ट्रिंग लेना है। समझ में आया? हमेशा कंपोनेंट किधर लेना है? अलोंग द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग रिजल्टेंट वेलोसिटी नहीं लेना है। आया समझ में? यस सर। तो Yes, sir. vb इंटू cos 37 कितना होता है? 3/5 सॉरी 4/5 इज इक्वल टू 5। तो vb कितना आ गया? 25/4 मीटर पर सेकंड। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. लिखो, हमने क्या लिखा था? क्योंकि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होती है, तो स्ट्रिंग के अलोंग सभी पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होती है, तो इस b की वेलोसिटी भी स्ट्रिंग के अलोंग कितनी होनी चाहिए? 5। समझ में आया क्या? हाँ, Yes, Yes, sir. आया समझ में? Yes. अब ये ब्लॉक इधर तो जा नहीं रहा है, तो मैं डायरेक्ट बोल दूं 5 आंसर आएगा। ब्लॉक तो इधर जा रहा है ना। समझ में आया? जैसे इस क्वेश्चन में तो क्या था कि ब्लॉक इधर जा रहा है, तो डायरेक्ट बोल दिया अलोंग द स्ट्रिंग ही जा रहा है, तो जितने से स्ट्रिंग जा रही है उतने से जाएगा 2 से। समझ में आया?
इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ये जा इधर रहा है और स्ट्रिंग इधर 5 से जा रही है, तो अलोंग द स्ट्रिंग इसकी स्पीड भी 5 होनी चाहिए बी की। तो मैंने वही किया है, बी का कंपोनेंट लिया मैंने अलोंग द स्ट्रिंग और उसको 5 के इक्वल किया है। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। लिख लिया सबने?